નમસ્તે વહાલા ભાઈઓ બહેનો. ટાટ સેકન્ડરી એક્ઝામ 2026ની નજીક આવી ચૂકી છે. વિષય વસ્તુ તો તમે બધાએ કમ્પ્લીટ કરી જ નાખ્યું છે. થોડીક આપણે તકલીફ હોય તો તે છે પદ્ધતિશાસ્ત્ર, એટલે કે પેડાગોજીની અંદર આપણને શિક્ષણ પદ્ધતિની ક્યાંથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, કઈ રીતનો પૂછવાનો છે, એની થોડીક આપણને મૂંઝવણ હોય છે. પરંતુ આપણે 2-3 વિડીયો આ પદ્ધતિશાસ્ત્રના છે, મેથડના મૂકી ચૂક્યા છે. આજે આ ત્રીજો વિડીયો તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તમને સારો લાગે તો વિડીયોને લાઈક શેર કરજો, અન્ય હિન્દીના વિદ્યાર્થી સુધી અવશ્ય પહોંચાડજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તો વારંવાર લોકો કહેતા હોય છે કે તમે એની PDF આપો, તો PDF આપણી ટેલિગ્રામ લિંકની અંદર મૂકેલી છે. ઘણા બધાની કોમેન્ટ એવી પણ છે કે ટેલિગ્રામ લિંક મળતી નથી. તો તમે આ વિડીયોના નીચે તમે મોર ઓપ્શન એવું આપેલું હોય છે, એ મોરની અંદર તમે ક્લિક કરશો તો ત્યાં ટેલિગ્રામ લિંક એવું લખેલું છે, એના પર ક્લિક કરશો એટલે સીધા ટેલિગ્રામ સુધી તમને લઈ જશે. ત્યાં જઈ તમારે જોઈન કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને તમને એની અંદર મૂકવેલી જે PDF છે એ તમને આસાનીથી મળી રહે. બધાને વ્યક્તિગત હું પહોંચાડવું થોડુંક મુશ્કેલ છે, તો આ રીતની એક સરળ પદ્ધતિ છે, તો તમે એ જોઈ લેજો. જોઈએ આપણે હવે આ હિન્દી પેડાગોજીના એટલે કે શિક્ષણ પદ્ધતિના કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? तो अ, ब, क एमांथी जवाब है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम. बीजो प्रश्न, शिक्षा का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? जवाब से वातावरण. तीजो प्रश्न है, वैदिक युग में शिक्षक का स्थान कैसा था? ब, विशेष. आज के युग में शिक्षा का केंद्र क्या है? बाल केंद्रित. 4 प्रश्न, शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? जवाब से कठिन या चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता वाला. शिक्षक के कुछ गुण होते हैं जबकि कुछ प्रशिक्षण से प्राप्त होते हैं. जवाब से जन्मजात. विद्यार्थी प्रायः किस प्रकार के शिक्षकों को पसंद करते हैं? योग्य, स्पष्टवादी और कुशल अभिव्यक्तकर्ता. 4 प्रश्न, शिक्षक को अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना चाहिए? प्रभावशाली. 4 प्रश्न है, विद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का न होना किसका प्रतीक है? कुंठित मस्तिष्क और अप्रगतिशीलता. शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो विद्यार्थियों के प्रति निष्पक्ष भाव और प्रेम पर. शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ और क्या होना चाहिए? जवाब से अन्य संबंधित क्षेत्रों का पूर्ण ज्ञान रखने वाला. पढ़ाने की कला में दक्ष होने के लिए क्या आवश्यक है? प्रशिक्षण. 4 प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए? तो पाठ्यवस्तु तैयार करना और प्रश्न सोच लेना. बालकों में व्यक्तिगत मित्रता का ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए? जवाब से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुसार शिक्षा देने के लिए. शिक्षक का व्यवहार पिछड़े बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण. 4 प्रश्न, शिक्षक को किन नवीन परीक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए? बुद्धि, अभिरुचि और व्यक्तित्व परीक्षा. शिक्षक के प्रभावशाली व्यक्तित्व का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जवाब है बालक अनुकरण करता है और आदर्शों को अपनाता है. 4 प्रश्न, शिक्षक को सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? जवाब है विषय वस्तु की रोचकता बढ़ाने और समझ विकसित करने के लिए. 4 प्रश्न, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने पर क्या बढ़ता है? भय, असुरक्षा और कुसुमायोजन. 4 प्रश्न है, शिक्षक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? तो जवाब से उचित और साधारण. 4 प्रश्न है, भाषा शिक्षक को किन साहित्य क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए? जवाब आवे से वाद विवाद, अंताक्षरी और कवि सम्मेलन. आज की शिक्षा व्यवस्था में किसको एक उद्योगपति क्या समझता है? तो कर्मचारी के समान.
मनोरंजक कक्षा में किसकी संभावना अधिक रहती है? तो अधिगम यानी कि सीखने की। हिंदी शिक्षक के ज्ञान का स्तर कैसा होना चाहिए? विस्तृत और गहन। किसी विशेष काल के ज्ञान के लिए शिक्षक को किन स्रोतों का अध्ययन करना चाहिए? जवाब से ताम्रपत्र, शिलालेख, सिक्के और लोक कथाएं। हिंदी साहित्य के अध्ययन के बिना किस भावना का विकास संभव नहीं है? तो विश्व बंधुत्व। 4 प्रश्न, शिक्षक को मनोवैज्ञानिक का पारखी क्यों होना चाहिए? जवाब से छात्रों के व्यवहार और स्तर के अनुसार पढ़ाने के लिए। शिक्षक को मौलिक चिंतन क्यों करना चाहिए? तो नए ज्ञान के विकास और छात्रों को प्रेरित करने के लिए। कक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जवाब से क्रियात्मक अनुसंधान। हिंदी शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उदार, सहिष्णु और सहयोगी। भाषा मुख्य रूप से क्या है? एक कला और कौशल्य। भाषाई कौशल्य का कुल संख्या कितनी है? 4। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा प्रयोग के 2 मुख्य प्रवाह कौन से हैं? लिखना पढ़ना और बोलना सुनना। कौशल का अर्थ क्या है? क्रियाओं का विशिष्ट समूह जिससे क्षमता बढ़ती है। भाषा कौशल अभिव्यक्ति का खाली जगह पक्ष है व्यवहारिक। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोधगम्यता। भाषा कौशल कैसे प्राप्त किए जाते हैं? अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा। भाषा कौशल का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा विज्ञान और व्याकरण। लिखने और पढ़ने में किन अंगों का अधिक प्रयोग होता है? ओष्ठ, कंठ, आँख, मन और मस्तिष्क। मनुष्य अपनी दिनचर्या का लगभग कितने प्रतिशत समय सुनने में व्यतीत करता है? 42 से 45। श्रवण कौशल कब से आरंभ होता है? जन्म से। एक अच्छा श्रोता कैसा पाठक होता है? सावधान। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का क्या अर्थ है? सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना। एक श्रवण एक कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक और जटिल प्रक्रिया। श्रवण कौशल्य के विकास में अवसर कहाँ मिलते हैं? तो कक्षा शिक्षण के समय, सहशैक्षणिक क्रियाओं के समय और कक्षातर क्रियाओं के समय। किस गतिविधि द्वारा श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है? वाद विवाद और कहानी प्रतियोगिता। श्रवण कौशल्य का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो व्यक्तिगत स्तर पर श्रेष्ठ। सुनने की क्षमता का अभाव क्या कहलाता है? श्रवण दोष। श्रवण दोष के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? जवाब से वंशानुगत और कुपोषण, दुर्घटना या आघात, माता पिता की उपेक्षा। तो બધા જ। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए? तो अगली पंक्ति में। श्रवण दोष से युक्त बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो उनके चेहरे के हाव भाव और अंतःक्रिया से। श्रवण बाधित छात्र के लिए शिक्षक को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? तो शब्दों को ऊंचे और स्पष्ट स्वर में बोलना। आकाशवाणी और दूरदर्शन किस कौशल्य के विकास में सहायक है? श्रवण कौशल्य। कुशाग्र बुद्धि का बालक कैसा होता है? श्रेष्ठ। वांचन कौशल्य को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? बोलचाल। लिपि के आविष्कार से पूर्व ज्ञान कैसे दिया जाता था? बोलकर। बोलने में किसका समुचित उपयोग आवश्यक है? ध्वनि, लय और स्वराघात, गति और विराम और बल। शुद्ध वांचन में हमें क्या कहाँ प्रवेश मिलता है? साहित्य के विशाल साम्राज्य में। वांचन का अभ्यास कब से शुरू करा देना चाहिए? बाल्यावस्था से। अच्छे वांचन की विशेषता क्या है? मधुरता, प्रभावोत्ता और शुद्ध उच्चारण। वांचन सामग्री में क्या शामिल हो सकता है? निबंध और संस्मरण, नाटक और एकांकी, कहानी और कविता। तो आ બધા જ। देखो और कहो विधि किस कौशल्य से संबंधित है? वांचन, पढ़ना और बोलना। वांचन के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं? स्वस्वर वांचन और मौन वांचन। स्वर सहित वांचन को क्या कहते हैं? स्वस्वर वांचन। स्वस्वर वांचन का क्या लाभ है? तो आत्मविश्वास बढ़ता है, झिझक दूर होती है,
नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। बिना होठ हिलाए चुपचाप पढ़ने को क्या कहते हैं? मौन वाचन। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम समय में अधिक सामग्री आत्मसात करना। मौन वाचन में क्या कम होती है? थकान, क्योंकि वाक्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। किस वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है? मौन वाचन। पठन कौशल्य का क्या महत्व है? यह समस्त विषयों के ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। पठन शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो कहानियाँ पढ़कर सुनाना, समान ध्वनियों में अंतर करना और पठन की कमियों को दूर करना। प्राथमिक कक्षाओं में पठन सामग्री कैसी होनी चाहिए? वर्णमाला, चित्र, सरल कहानी और कविता। पठन की वर्ण विधि में सबसे पहले किसकी पहचान कराई जाती है? तो वर्णों यानी कि स्वर व्यंजनों की। शब्द विधि पठन में इकाई क्या होती है? तो जवाब में आवे छे शब्द। वाक्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जवाब से वाक्य ही भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। वाक्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वाक्य ही भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। पठन की कौन सी विधि आधुनिक समय में अधिक प्रचलित है? समाहारक या संयुक्त विधि। बालक विद्यालय आने से पूर्व कौन से कौशल सीख लेता है? सुनना और बोलना। पठन कौशल का विकास किस युग में ज्ञान को अनुदान बनाने हेतु आवश्यक है? तो ज्ञान विस्फोट के युग। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन सामग्री में क्या जुड़ जाता है? मानचित्र कोश और विश्वकोश पठन। लेखन कला का आविष्कार किसके विकास के साथ हुआ? सभ्यता के विकास के साथ। लिपि चिन्ह क्या है? ध्वनियों के लिए स्वीकृत आकृति प्रतीक। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखित भाव अभिव्यक्ति। सुंदर लेख को क्या कहते हैं? सुलेख। शामपट या पुस्तक से सामग्री को झोंकाते हुए देखकर लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख। सुनकर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? श्रुतलेख। श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्वनियों को ध्यान से सुनना और शुद्ध वर्तनी व गति से लिखना। लेखन कौशल की एक विधि कौन सी है? खंडश लेखन विधि अथवा रूप अनुसरण विधि। लेखन द्वारा हम अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? दूर दूर तक और आने वाली पीढ़ियों तक। बौद्धिक विकास के लिए क्या सीखना आवश्यक है? लिखना और पढ़ना। ध्वन्यात्मक पद्धति में क्या महत्वपूर्ण है? वर्ण की ध्वनि। अक्षरबोध विधि में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अक्षरों का स्वरूप और ध्वनि। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में किसका प्रयोग होता है? यांत्रिक उपकरणों का, जैसे ग्रामोफोन या रिकॉर्डर। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत चलने वाली प्रक्रिया। लेखन कौशल में शिरोरेखा का क्या महत्व है? यह अक्षरों की स्पष्टता और मानक रूप के लिए आवश्यक है। भाषा के सैद्धांतिक पक्ष को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान तथा व्याकरण। छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? वैज्ञानिक और संवेदनशीलतापूर्वक। शिक्षक को पुस्तकालय और वाचनालय का संगठन क्यों करना चाहिए? तो छात्रों के ज्ञानार्जन और शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। हिंदी भाषा पर अधिकार होने से शिक्षक के शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? रोचकता बढ़ती है और विद्यार्थी सरलता से समझता है। अध्यापक को आत्महीनता की भावना से क्या बचना चाहिए? क्योंकि इससे उसके सम्मान और कर्तव्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्वर वाचन में किन 4 क्रियाओं का उपयोग होता है? देखना, पहचानना, समझना, उच्चारण और अर्थग्रहण। मौन वाचन का अभ्यास कब कराया जाना चाहिए? जब बालक स्वस्वर वाचन में निपुण हो जाए। कवि दरबार और कविता गोष्ठी का आयोजन किस शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है? तो भाषा शिक्षक के लिए। शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह छात्रों को प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या लाभ है? कक्षा की समस्या का समाधान और स्वयं की गतिविधियों में सुधार।
लेखन कौशल्य में शुद्ध वर्तनी का क्या महत्व है? तो भाषा की शुद्धता और सही अर्थ संप्रेषण के लिए अनिवार्य। श्रवण कौशल्य में चिंतन मनन की क्या भूमिका है? तो सुनी हुई बात को समझने और आचरण में ढालने की आवश्यक। शिक्षक को सहिष्णु क्यों होना चाहिए? ताकि वह छात्रों के विचारों का सम्मान कर सके। त्यार पछीनो प्रश्न है, पठन सामग्री का चयन किसके अनुरूप होना चाहिए? तो कक्षाओं और छात्रों के स्तर के अनुरूप। स्वस्वर वांचन का एक उद्देश्य क्या है? विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। लिपि के माध्यम से हमें किसका ज्ञान होता है? देश की सभ्यता और संस्कृति का। पठन कौशल में अर्थ ग्रहण का क्या स्थान है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। अनुलेख और सुलेख में क्या मुख्य अंतर है? सुलेख सुंदर लिखावट है, अनुलेख देखकर लिखना है। श्रवण दोष के निदान से क्या तात्पर्य है? दो दोषों के कारणों को पहचानना। श्रवण बाधित बच्चों के साथ सहपाठियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो सहयोगी और उत्साहवर्धक। भाषा एक अवमर्जित संपत्ति है, इसके लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास और प्रशिक्षण। वाचन में स्वराघात का क्या अर्थ है? तो बोलते समय विशेष अक्षरों या शब्दों पर उचित बल देना। शिक्षक की सफलता का मुख्य मापदंड क्या है? विद्यार्थियों का उसके प्रति सम्मान और उनका विकास। लेखन कौशल्य में क्रमबद्धता क्यों जरूरी है? तो विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए। स्वस्वर वांचन में स्थानीय बोली का प्रभाव कैसा होना चाहिए? नहीं आना चाहिए, मानक भाषा का प्रयोग हो। मौन वांचन में एकाग्रता का क्या महत्व है? तो इसके बिना अर्थग्रहण संभवित नहीं है। भाषा शिक्षक को अन्य विषयों की जानकारी क्यों होनी चाहिए? ताकि पाठ्यपुस्तक में आए अन्य विषयों के तथ्यों को समझा सके। पठन की ध्वन्यात्मक विधि किस पर आधारित है? अक्षरों की ध्वनियों के मेल पर। लेखन के अभ्यास के कितने मुख्य प्रकार बताए गए हैं? 3, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। शिक्षक का उदार दृष्टिकोण छात्रों में किन मूल्यों को विकसित करने होता है? तो उच्च कोटि के जीवन मूल्य और सहिष्णुता। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे पद्धति मेथडना पद्धतिना जे प्रश्नों छे ए आपવાનો प्रयत्न करेलो छे। जो तमने विडियो सारो लागे तो लाइक शेर अने सब्सक्राइब करो अने आवा ज विडियो जोवा माटे मारी साथे जोडायेला रहो, कारण के परीक्षा खूब नजीक छे एटले आपणे વધારે સમય નથી લેતા। વળીએ હવે નવા જ વિડીયોમાં।